बहन जी 2 कप चाय दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, आपके 20 रुपए हो गए। भाई वाह, इस लंबी हाथ वाली के हाथों में तो सचमुच का जादू है। क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है भाई। ये कहानी है सोनिया की, जिसका पति अनिमेश अग्रवाल शहर का एक जाना माना बड़ा बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में वो दोनों और उनकी 4 साल की बेटी रेनू थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जैसे उसके हंसते खेलते परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। उनका अच्छा खासा बिजनेस दुश्मनों की साजिशों का शिकार हो गया और वो बर्बाद हो गए। उस रोज तेज बारिश हो रही थी जब अनिमेश आंखों में आंसू लिए अपने घर लौटा। क्या हुआ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब कुछ खत्म हो गया सोनिया, हम सड़क पर आ गए, यहाँ तक कि ये घर भी अब अपना नहीं रहा। उस एक रात में उनका सब कुछ खत्म हो गया और वो गरीबी में दिन काटने को मजबूर हो गए और एक झोपड़ी में आकर रहने लगे। माँ, ये कितना गंदा घर है, मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो ना हम वापस अपने बंगले में चलते हैं। सोनिया उसका मन बहलाने के लिए कहती है, रेनू बेटी, हम एक गेम खेल रहे हैं, इसलिए हमें कुछ दिनों तक इसी घर में रहना होगा। अब वो सब उसी घर में रहकर गुजारा करने लगते हैं। घर गृहस्थी चलाने के लिए अनिमेश नौकरी की खूब तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। अपने परिवार को यूं गरीबी में पलता देख अनिमेश को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। सोनिया पर और भी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब वो अपने बच्चे के साथ अकेले उस झोपड़ी में रहती है और रो रो कर अपने दिन काटती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, घर में तो राशन पानी खत्म होने वाला है, मुझे जल्द ही काम ढूंढना होगा। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसके घर आती है। नीता बहन, आओ आओ, क्या लोगी? 1 कप चाय। रेनू ने बताया था तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। कुछ देर बाद सोनिया मसाले वाली चाय बनाकर लाती है, जिसका एक घूंट पीते ही नीता कहती है, सचमुच सोनिया, रेनू बिल्कुल सही कह रही थी। एक बात कहूँ, तुम्हें तो खुद की चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए। तू तो जानती है अब ठंड शुरू होने वाली है और लोगों को चाय की जरूरत होती है, और तुम्हारे हाथों की चाय तो देखना यूं बिकेगी। नीता की बातें सुनकर सोनिया सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपना रखा मंगलसूत्र बेचकर जरूरत का सामान लेती है और बस स्टैंड के किनारे बैठकर चाय बनाकर बेचने लगती है। चाय चाय, मसाले वाली चाय ले लो, गर्मा गर्म। अरे बहन जी, ये चाय कितने की है? भाई साहब 10 रुपए की है। अच्छा, तो 2 चाय बना दो हमारे लिए। ऐसे सोनिया के पास कुछ ग्राहक तो आने लगे, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वो ठीक से अपने घर का गुजारा चला सके। एक रोज उसके पास एक साधु आता है जिसे सोनिया चाय देती है। उसका उदास चेहरा देखकर वो उसकी परेशानी का कारण उससे पूछता है। क्या बताऊं बाबा, जो ग्राहक बस स्टैंड पर खड़े होते हैं उनमें से तो कुछ चाय ले लेते हैं, लेकिन जब तक दूसरे ग्राहक चाय लेने आते हैं तब तक उनकी बस चल पड़ती है, जिस वजह से वो चाय लेने नहीं आ पाते और मेरी इतनी कमाई नहीं हो पाती। और यहाँ से बाजार भी बहुत दूर है, इसलिए मैं वहाँ जाकर भी चाय नहीं बेच सकती। ओह, तो ये बात है बेटी। ये अंगूठी तुम पहन लो, फिर देखो इसका कमाल। इसकी मदद से तुम्हारे हाथ बहुत लंबे और तेज हो जाएंगे, जिससे तुम जल्दी जल्दी और भी स्वादिष्ट चाय बना लोगी। साथ ही यहीं बैठे बैठे तुम चाय बस में बैठे मुसाफिरों तक भी पहुंचा पाओगी। सोनिया ने झट से वो अंगूठी पहनी, जिससे उसके दोनों हाथ बहुत लंबे हो गए। अब वो अपने लंबे लंबे हाथों की मदद से जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। साथ ही जो भी बस उस बस स्टैंड पर आकर रुकती, उनके मुसाफिरों को भी वो वहीं से बैठे बैठे चाय देने और पैसे लेने लगी। बहन जी, 2 कप चाय दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, आपके 20 रुपए हो गए। इस तरह उसकी कमाई बहुत बढ़ गई। अब सब उसे लंबे हाथ की चाय वाली के नाम से जानने लगे। उसने उस साधु को धन्यवाद कहा। अच्छी कमाई की मदद से उसने अब एक पक्का घर ले लिया, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सोनिया की ननद पारुल के हाथ हद से ज्यादा लंबे थे, इसीलिए वो कहीं भी आने जाने से डरती थी और हमेशा एक शॉल ओढ़े रहती थी जिसमें उसके हाथ छुपे रहते थे। सोनिया की नई नई शादी हुई थी। जब उसने शादी के बाद ये सब देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। पारुल, देखो मैंने आज खीर बनाई है, खाकर तो बताओ कैसी है। माँ जी ने मुझे कहा कि शादी के बाद मैं पहली रसोई में खीर बनाऊं, तो तुम्हारे लिए भी ले आई। नहीं भाभी, मुझे नहीं खानी, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ रख जाती हूँ, तुम खा लेना। ये पारुल ने अपने हाथ क्यों छुपा रखे? पारुल, तुम्हारे हाथ में कोई चोट लगी है? तुम अपने हाथों को क्यों छुपा रही हो? शादी के समय भी तुमने शॉल ढकी हुई थी। अब नहीं नहीं, चोट कोई नहीं लगी। अभी आप जाओ भाभी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। सोनिया उदास मन से कमरे से बाहर आ जाती है, पर अब सोनिया घर में रह रही थी तो सारी बात पता चली जानी थी। एक दिन जब सोनिया बाजार से लौट रही थी तब पड़ोस की औरतों ने उसे रोक दिया। अरे बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। और अपनी ननद से मिली? उसे देखकर डरी तो नहीं? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मेरा मतलब है अपनी ननद के लंबे हाथों को देखकर तुम घबरा तो नहीं गई? वैसे तो पूरा मोहल्ला ही उससे डरता है, ना जाने अपने लंबे हाथों से कब किसकी गर्दन दबा दे। तुम बचकर रहना, देखने में बहुत अजीब सी है वो। अरे
कैसी बातें कर रही हो विमला बहन? अब बहू घर में आई है तो सबसे पहले ये बात उसे ही पता चली होगी। ये बात हम तुम क्या ही बता रहे, क्यों बहू? आंटी जी मुझे घर पर जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। पड़ोसियों की बातें सुनकर सोनिया थोड़ा घबरा जाती है और घर पहुंचकर उसे सारी सच्चाई पता चली जाती है। पारुल रो नहीं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ इतने लंबे क्यों हैं? भाभी, आज से 2 साल पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए एक हिल स्टेशन पर गई थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हम लोगों ने एक होटल किराए पर ले लिया। अरे पारुल, अच्छा खासा होटल तो मिल रहा है, तुझे यहाँ क्या परेशानी दिखाई दे रही है? तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनके हाथ इतने लंबे क्यों हैं? मुझे तो इनके हाथों को देखकर डर लग रहा है। अरे पागल, हो सकता है इनके हाथ ऑटोमेटिक लंबे हो, इन्हें कमरे तक जाना ही ना पड़ता हो, यहीं से हाथ को कमरे तक पहुंचा दिया। सही कह रही है रजनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों के कमरे की चाबी? हाँ दीजिए। चल यार, बहुत थक गए, अब जल्दी से कमरे में चलकर चेंज करते हैं, कल सुबह घूमने निकलेंगे। सोनिया भाभी, वो होटल बहुत अजीब था। वहां पर सारे स्टाफ मेंबर्स के हाथ बहुत ही लंबे थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर मेघा और रजनी को यह सब मजाक लगा। मुझे अच्छे से याद है जब मेघा और रजनी रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों के हाथ देखकर हंसी थी तो उन लड़कियों को गुस्सा आ रहा था। हम तीनों कमरे में पहुंचे तो एक लड़का हमारे कमरे में कुछ जूस लेकर आया। अरे भैया, आप सबके हाथ तो इतने लंबे हैं, आप कमरे तक क्यों आए? आप वहीं से हमें जूस दे देते। मेघा, ऐसे किसी पर नहीं हंसते हैं, धीरे बोलो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी भैया, ये जूस हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। मैडम, ये हमारे होटल का स्पेशल जूस है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं हम सबसे पहले उन्हें अपने होटल का ये स्पेशल जूस ही देते हैं। अच्छा, क्या बात है, देखने में तो बहुत ही टेस्टी जूस लग रहा है। थैंक यू भैया, हम लोग पी लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वो जूस पी लिया। वो बिल्कुल नॉर्मल जूस था, जैसे सारे जूस होते हैं, पर अगले ही दिन मुझे अपने हाथों में कुछ फर्क दिखाई दिया। क्या हुआ पारुल, तू बार बार अपने हाथों की तरफ क्यों देख रही है? पता नहीं, तुम्हें अपने हाथ थोड़े लंबे नहीं दिखाई दे रहे? मुझे तो महसूस हो रहे। अरे यार, हमने होटल में काम करने वाले सब लोगों के हाथ लंबे देखे हैं ना, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। अब चल जल्दी से बैग पैक कर, हमें घूमने के लिए निकलना है। बस भाभी, उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, पर धीरे धीरे मेरे हाथ बहुत लंबे होते चले गए। मैंने मेघा और रजनी से भी इस बारे में बात की भाभी, उन दोनों के भी हाथ बहुत लंबे हो गए। मुझे पूरा शक है कि उस होटल में जो हमने जूस पिया था ना, उसमें जरूर कुछ ऐसा मिला था जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए। मेघा और रजनी के भी हाथ लंबे हैं भाभी, वो भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो पारुल, तुम्हें उस होटल में पता करना चाहिए था, उस होटल के खिलाफ पुलिस को बताना चाहिए था। सोनिया बहू, बताते तो तब ना जब उस होटल में ऐसा कोई स्टाफ मिलता। उस होटल में लंबे हाथों वाला कोई स्टाफ नहीं था। बहू, पुलिस को किसी पर भी शक नहीं हुआ। ये कहानी बहुत घूमी हुई है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची आज ये दुख झेल रही है। मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। माँ जी, मुझे थोड़े दिन का टाइम दीजिए, मैं इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लूंगी। मैं अपनी ननद को ऐसे दुख में जीते हुए नहीं देख सकती। सोनिया ने ठान लिया था कि वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी, इसीलिए शादी के बाद वो हनीमून पर उसी हिल स्टेशन पर जाती है और वही होटल बुक करती है। सोनिया, तुम कैसे सच्चाई का पता लगाओगी? हम दोनों अकेले हैं और यहाँ बहुत रिस्क है। हमने पुलिस को भी खबर नहीं की है। चिंता मत करो अनिल, मैंने सब प्लान कर लिया है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है। मुझे जरा सा भी शक होगा तो वो यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। इंस्पेक्टर जोशी हमारे साथ वाले रूम में ही ठहरे। वो भी बहुत दिनों से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगे हुए थे। फिर मेरी उनसे बात हुई, पापा उन्हें जानते थे, उन्हीं के साथ प्लान करके मैं यहाँ तक आई हूँ। पर जो स्टाफ पारुल को दिखाई दिया था, जिनके लंबे हाथ थे, वो स्टाफ अभी दिखाई नहीं दे रहा। गेट पर कोई है, मैं खोलता हूँ। हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए ये केक है। जब भी कोई नए कपल आते हैं तो उनको हमारे होटल की तरफ से ये केक दिया जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। केक देखने में तो बहुत सुंदर है। इस लड़के के हाथ लंबे थे, तुमने ध्यान दिया? सोनिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तो केक पर था। नहीं, अभी ये केक हम नहीं खाएंगे, इसे रख दो। अब मेरे साथ बाहर होटल टहलने के लिए चलो। इसके बाद सोनिया और अनिल बिना केक खाए बाहर होटल में जाते हैं। बस थोड़ी देर में ही ये दोनों भी हमारी तरह लंबे हाथ वाले हो जाएंगे। मैं उन्हें केक देकर आया हूँ जिसमें वो दवाई मिली है जिससे हाथ लंबे हो जाते हैं। सही किया। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि लंबे हाथ वाला स्टाफ सिर्फ रात में ही ड्यूटी करता है, और जो भी रात में इस होटल में आता है वो अपने हाथ लंबे करके ही जाता है। सोनिया पहले इंस्पेक्टर जोशी को फोन कर चुकी थी। इंस्पेक्टर जोशी ने अपनी पूरी टीम को उस होटल में बुला लिया और कुछ ही देर में उस होटल के स्टाफ की सारी पोल खुल गई। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई? आज तुम्हारी वजह से मेरी अपनी ननद दुख से गुजर रही है। तुम लोगों ने ये गलत दवाई खिलाकर मेरी ननद और उसकी सहेलियों के हाथ लंबे कर दिए। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? हम ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे होटल में लोगों की भीड़ लगे। हमारे लंबे हाथ वाले स्टाफ को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसलिए हमने एक ऐसी दवाई ली जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए।
और धीरे धीरे ये लंबे हाथ हमारी परेशानी बनने लगे। लोग हमसे डरने लगे और हमारे होटल में सबने आना बंद कर दिया। हमें अपने आप से नफरत होती है कि हमने अपनी गलती से ही अपने हाथ लंबे किए, पर हम अपनी नफरत दूसरों पर डालने लगे। हम चाहते थे कि जैसे हम बने हैं वैसे ही और लोग भी बन जाएं। अब तुम सब जेल जाओगे और ये होटल बंद हो जाएगा। तभी वहां एक जादूगर आता है। घबराइए नहीं मैडम, आपकी ननद के हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लंबे हाथ करने वाली दवाई अगर इनके पास है तो मेरे पास हाथों को छोटा करने वाली दवाई है, पर मैं ये दवाई इन सबको नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। ये दवाई आप अपनी ननद को खिला दीजिएगा, उसके हाथ पहले जैसे हो जाएंगे। मैं भी इस होटल में इसी रहस्य को जानने के लिए आया था क्योंकि मेरी खुद की बहन के साथ ऐसा हादसा हो गया, पर मेरे पास तो ये दवाई थी, मैंने उसे ठीक कर दिया था। पर मैं चाहता था कि और लोगों के साथ ऐसा गलत ना हो और इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के साथ गलत होता है तो वो चाहते हैं कि दूसरों के साथ भी उनके जैसा ही गलत हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होटल के स्टाफ को सजा हो जाती है और वो होटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जादूगर की दी हुई दवाई से सोनिया की ननद के हाथ पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। मेघा और रजनी को भी पारुल वो दवाई देती है। मेघा रजनी भी पहले जैसी ठीक हो जाती हैं। आज सोनिया के कारण उसकी ननद पारुल के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे और उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ननद।